तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि एक ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, कि एक इंसान जो है वो हंटर्स है, गैदरर्स है, देन उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, और जब इवॉल्व हो रहा है तो उसके बाद में फिर वो जंगलों से एक सेटल लाइफ की तरफ जा रहा है, एक अपना लाइवलीहुड ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, कि कैसे आगे सस्टेन करना है जीवन को, ऑक्यूपेशन कैसे चूज किया, डोमेस्टिकेशन यानी कि घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई। अगर हम आज के इस एरा में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस एरा, तो ये एरा एकदम से तो आया नहीं होगा, हर एक चीज का अपना इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आज हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो स्मार्टफोन के पहले टेलीफोन का इनोवेशन हुआ था, तो टेलीफोन के इनोवेशन से फिर धीरे धीरे चीजें क्या हुई, इवॉल्व हुई। तो उसी तरह से ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो हिस्ट्री का पहले हम एक डिवीजन देखते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री बेसिकली जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, दिस इज द डिफरेंट पार्ट। ठीक है, वो आपके स्टडी के को इजी करने के लिए किया गया, और यहां पर हिस्ट्री का जो डिवीजन हुआ वो उसके एज के अकॉर्डिंग किया गया, एज के अकॉर्डिंग किया गया। एक एज आप देखते हो आदि मानव वाला एज है, एक एज बाद में फिर देखते हो फिर ह्यूमन थोड़ा इवॉल्व हो रहा है तो थोड़ा सीधा खड़ा होकर चलना उसने शुरू किया। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि फिर क्या हुआ कि उसने गांव में रहना शुरू कर दिया, शहरों में रहना शुरू कर दिया, तो इस तरीके की एवोल्यूशन उसमें हुए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो एक एज आपकी कौन सी है, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। ठीक है, और एक एज आपकी कौन सी है, मीजोलिथिक। ये कौन सी है, मध्य पाषाण काल, इसे क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और एक है नियोलिथिक, इसे क्या बोलेंगे, नवपाषाण काल। क्या बोलेंगे, नवपाषाण काल। अब यहां पर क्या है कि तीनों एजेस में आप देखोगे तो तीनों एजेस में एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा है, किसका, पाषाण का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है, पाषाण का। ठीक है, तो पाषाण का लिटरल मीनिंग क्या है, पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर, स्टोन। क्या मतलब है, पत्थर यानी कि स्टोन, यानी कि ऐसे एजेस, ऐसे काल जहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का हो रहा है, पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे एज जहां पर स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो वो एजेस में इनको डिवाइड किया गया। क्लियर है? तो स्टोन का यूज बेसिकली किस पर्पस से किया जाता होगा, शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए कर सकते हैं, और किस चीज के लिए कर सकते हैं, कोई चीज काटनी है, ठीक है, उसको काटने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जैसे कोई स्टोन मिला तो स्टोन को क्या किया होगा, फिर उसको शेप दिया होगा, घिसा होगा, चीजें करी होंगी, फिर उसके बाद उसके क्या बनाए गए, टूल्स बनाए गए, उसके क्या बनाए गए, वेपन्स बनाए गए। बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कई सारे पुराने डॉक्टर्स जो थे, वो अगर मेडिसिन देते थे तो मेडिसिन को पीसने के लिए वो एक स्टोन का एक बॉल और उसके अंदर, ठीक है, रखते थे जिससे वो पीस के देते थे, वो भी एक तरीके का स्टोन का ही है। एवोल्यूशन उसका हुआ। तो मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा आप लोगों के घर में होता है, उन चीजों का यूज स्टोन के पर्पज से हो रहा था, तो स्टोन था, शेप दे के चीजें बना दी गई, देन उन चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। ठीक है, तो जो पैलियोलिथिक एज है, तो पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, यानी कि जो स्टार्ट हुई चीजें, स्टार्टिंग में बहुत पहले, ठीक है, जो चीजें स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पर जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनके औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो बहुत ही रफली थे। ठीक है, यानी कि इस तरीके के टूल्स पैलियोलिथिक एज में इस तरीके के स्टोन के टूल्स बनाए जा रहे थे, यानी कि आगे से नुकीला बना दिया, ठीक है, और पीछे उसको वैसे ही रखा। ठीक, अगर शिकार करना है, कोई जानवर जा रहा है, फेंक के मारा, उसको लगा, वो वहां पे उसकी डेथ हो गई, देन उसके बाद में उन्होंने उसको क्या किया, कंज्यूम किया। अब कोई भी जानवर है, अगर वो पूरा मर गया तो पूरा जानवर तो आप ऐसे खाओगे नहीं, अगर आप हंटर्स हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उस
कि स्किन को निकालने के लिए, उसकी स्किन को अलग करने के लिए भी कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए होंगे जो कि चाकू की तरह या धारदार वैसे दिखते होंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे एक ह्यूमन है जो इस तरीके के टूल्स को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में इस तरीके के बेसिकली टूल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो आपका आता है मीजोलिथिक एज। ठीक है, तो मीजोलिथिक एज में भी स्टोन के टूल्स इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ा इनको अपडेट कर दिया गया। थोड़ा अपडेट क्या कर दिया गया, थोड़ा इनको अपडेट ये कर दिया गया कि अब ये टूल्स इस तरीके से बनने लगे। पहले क्या था कि इस तरीके के टूल्स बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, आपको अगर कोई अटैक किसी पे करना है, कुछ करना है, तो आपको दूर से मार के करना होगा, या फिर आप इतने पोर्शन को केवल पकड़ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, तो वो कंफर्टेबल जो मतलब था कंफर्ट जोन, वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो जब मीजोलिथिक एज आया तो मीजोलिथिक एज में इस तरीके के टूल्स बनने शुरू हो गए। तो यहां पर क्या हुआ कि बड़ा सा बनाया, यहां पीछे बैक साइड में लकड़ी के, ठीक है, मुट्ठे या हैंडल लकड़ी के लगा दिए ताकि उनको इजीली क्या किया जा सके, पकड़ा जा सके। अगर हम दूर से भी अटैक करना चाहें तो दूर से भी किसी जानवर पे, चीज पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो तीसरा स्टेज आया जिसे बोला गया नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल, जो कि अब तक चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो अब इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल या वेपन्स का इस्तेमाल क्या किया जाने लगा, किया जाने लगा। ये अभी भी है पत्थरों के ही, अभी भी है पत्थरों की, क्योंकि यहां पे अभी आयरन, लोहे जैसे औजार या कांसे या तांबे के औजार नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी किसके औजार बनाए जा रहे हैं, पत्थरों के बनाए जा रहे हैं। बात आई समझ में। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके के टूल्स अब थोड़ा सिस्टमैटिक, सोफिस्टिकेटेड और इनोवेटिव टूल्स बनने क्या हो गए, शुरू। ठीक है, तो बेसिकली इतनी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी कि मीजोलिथिक एज में क्या चीजें थी, वहां भी पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बहुत इनोवेटिव नहीं थे। मीजोलिथिक एज में क्या हुआ कि जो पत्थरों के औजार बनाए गए वो थोड़ा और अच्छे तरीके के बनाए गए, और न्यूलिथिक एज में काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड वेपन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है इतना, लिख लेते हैं इसको। हेडिंग डालो, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, सेंटर हेडिंग डालना। ठीक है, और ऐसे ही डायग्राम बना के इंग्लिश में आप लोग यहां पे लिखना पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। हिंदी में लिखेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, और फिर एक हेडिंग डालेंगे अलग से, पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल। हाँ, ये पूरा ऐसे ही बना के पूरा लिखो, फिर अलग से हेडिंग डालना नीचे से, हाँ, पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल। ठीक है, इसमें लिखो पैलियोलिथिक एज में कि दिस नेम पॉइंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो टाइम पीरियड, समयावधि। टाइम पीरियड, समयावधि डैश। टाइम पीरियड, समयावधि। ठीक है, फिर आगे डैश लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, 20 lakhs ईयर अगो,
टू 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 20 लाख ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख ईयर्स पहले से और 12,000 ईयर्स तक है। देन उसके बाद जो एज स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेसोलिथिक एज स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो है फिर अगला हेडिंग डालना है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसमें लिखो समयावधि, टाइम पीरियड, समयावधि टाइम पीरियड 12,000 ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो टू 1,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 12,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट, एक पॉइंट लिखो, लिखो सम एनवायरमेंटल चेंजेस, सम एनवायरमेंटल चेंजेस, हाँ इसी में ही, सम एनवायरमेंटल चेंजेस अकर्ड इन दिस एज, सम एनवायरमेंटल चेंजेस अकर्ड इन दिस एज। इस काल में कुछ पर्यावरणीय बदलाव हुए, इस काल में कुछ पर्यावरणीय बदलाव हुए। ठीक है, अकर्ड इन दिस एज। ठीक, फिर लिखो स्टोन टू, फुल स्टॉप, इसके आगे लिखो स्टोन टूल्स आर, स्टोन टूल्स आर, स्टोन टूल्स आर टाइनी इन दिस एज, TINY, tiny in this age and probably stuck on the, and probably stuck on the handles of, stuck on the handles of bone or wood, bone or wood। वुड। ठीक है, देखो इस काल में पाषाण के औजार प्रायः छोटे, इस काल में पाषाण के औजार प्रायः छोटे एवं उन पर, सॉरी छोटे होते थे, छोटे होते थे, औजार प्रायः छोटे होते थे और उन पर लकड़ियों और हड्डियों के, लकड़ियों और हड्डियों के हैंडल लगे होते थे, लकड़ियों और हड्डियों के हैंडल लगे होते थे। ठीक, फिर तीसरा है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड आएगा 1,000 ईयर्स टू टिल नाउ। ठीक, 1,000 साल पहले से अब तक, 1,000 ईयर्स अगो टू, 1,000 ईयर्स अगो टू टिल नाउ। ठीक, 1,000 साल पहले से लेकर अब तक। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये तीन एजेस में एक एवोल्यूशन, धीरे धीरे ह्यूमन का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे एक हेडिंग दिया हुआ है आपके बुक में, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, यानी कि जो आरंभिक मानव था वो इधर से उधर घूमता क्यों रहता था, क्यों घूम रहा था, शिकार के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि ऑन दैट टाइम, उस समय सेटल लाइफ तो थी नहीं, नोमैडिक पीपल था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, ठीक, खाने की तलाश में या फिर रहने की तलाश में। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए घूमता था।
तो पीपल हु लिव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो यहां पे टाइम फ्रेम क्या दिया हुआ है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2 मिलियन साल पहले जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली, ठीक है। यहां पे सब कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल किया गया ना, कॉन्टिनेंट का तो नहीं किया गया। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना, उपमहाद्वीप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, सराउंडेड बाय दी वाटर बॉडीज, ठीक है, 3 साइड्स, 3 साइड से पानी से घिरा। अच्छा, कॉन्टिनेंट कौन होता है, ये सब कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट क्या है, तो बहुत बेकार हालत में होगा फिर तो कॉन्टिनेंट बेसिकली वो होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। समुद्र के बीच होते हैं ना द्वीप, कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो जैसे 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं तो समुद्र के बीच में ही ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी नहीं पढ़ी, अभी पढ़ी है, तो गेस किया, तो एक ऐसा आइलैंड या कोई ऐसा प्लेस जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हो, वो क्या होगा, कॉन्टिनेंट होगा। और जो आधा पानी से घिरा है वो क्या है, सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया जो कि 3 साइड से, 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप, ठीक है। एक तो लैंड रूट है पूरा नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्थ वेस्ट साइड से लेकर के नॉर्थ ईस्ट इधर साइड में है ना, तो इस वजह से तो यहां सब कॉन्टिनेंट में 20 मिलियन 2 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग रह रहे थे वो क्या थे, हंटर थे और गैदरर्स थे, यानी कि वो शिकारी थे और संग्राहक थे। यहां पे हंटर का मतलब क्या हुआ, हंटर का मतलब हुआ दे हंटेड, क्या करते थे, एनिमल्स, किसका शिकार करते थे, जानवरों का। और इनको गैदरर्स क्यों बोला गया, कलेक्टेड फूड, और फूड कहां से कलेक्ट करते थे, वेयर डिड दे कलेक्ट फूड, कहां से करते थे, फॉरेस्ट से करते थे। फॉरेस्ट में किन चीजों को कलेक्ट करते होंगे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो अगर यहां पे आप देखो, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों को खाने के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, कल इस चीज से बात करी थी ना, उसके अलावा कुछ पेड़ों की रूट्स हो गई, ठीक है, लीव्स हो गई, कुछ पत्ते हो गए, साग पत्ते हो गए वो, ठीक, तो इन सब चीजों को कलेक्ट करते थे फॉर दी सर्वाइवल, ठीक, जीवन जीने के लिए, फॉर दी सस्टेन करने के लिए लाइफ को, ठीक है। सो दैट्स वाई इनको क्या कहा गया, इनको हंटर और गैदरर्स कहा गया। क्लियर है ना, हंटर का मीनिंग क्लियर आ रहा है, बिकॉज दे हंटेड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते थे, यहां पे जानवरों का शिकार इस समय किया जा रहा है, तो जानवरों को पालने का सिस्टम इस टाइम पे नहीं है, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पूरी तरीके से इस टाइम में अब्सेंस है, अनुपस्थित है। क्लियर है, ठीक है। और यहां पर चूंकि गैदरर्स हैं, ये फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, इन सब चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं, ठीक है। तो तभी तो नोमैडिक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे, तो हंटर और गैदरर्स दोनों क्लियर हैं, ठीक है, कोई डाउट इसमें भी नहीं है, ठीक। तो यहां पे अगर अलग अलग चीजों पे आप देखो, ठीक है, तो हंटर और गैदरर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों होता था, पहली चीज क्या है, सर्च ऑफ फूड, ठीक। अब खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे, एक जगह पे रह के तो मिल सकता है ना। जैसे मान के चलो ये पूरा एरिया है अलीगंज का, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, और मैं एक आदि मानव हूं, उस जमाने का इंसान हूं, ठीक, और हम इस जगह पे रहेंगे, यहीं पे हमको बहुत सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे सब कुछ एवरीथिंग मिल जाएगा, तो हमें इधर से उधर जाने की क्या जरूरत है। एक टाइम पे वहां पे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और कोई रीजन हो सकता है,
अच्छा रह तो रहा तो सही जगह तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके लिए रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट खुद को सस्टेन करना है वहां पे। ठीक है, रहने को तो इंसान केव्स में रहता था, पेड़ों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, और क्या हो सकता है। मौसम ने सही बोला, ठीक है। जैसे सर्च ऑफ फूड, क्योंकि एक टाइम के बाद में क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स भी तो सीजनल है ना। ठीक, अगर मान लो कि गर्मियों में हम मलिहाबाद में रह रहे हैं, ठीक, तो मलिहाबाद में आमों का सीजन उस टाइम पे होगा, तो हम उस टाइम पे हमारे लिए बहुत सही चीज है कि हाँ चलो आम है, ठीक है, हम अपना अच्छे से सस्टेन करेंगे। बट विंटर सीजन में क्या होगा, फिर सर्दियों में क्या होगा, तो सर्दियों में हमें सस्टेन करने के लिए क्या करना होगा, फिर फूड की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड हमें क्या करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना होगा। ठीक है, यानी कि जगह से दूसरी जगह क्या होगा, हम जाएंगे। आज के समय में अगर आप देखो, आज के समय देखो, अगर मान लो, ठीक है, जैसे यूपी है, ठीक है, तो यूपी के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, ठीक है, आपको दिल्ली में मिलेगी, या बिहार मान लो, बिहार के मैक्सिमम पॉपुलेशन दिल्ली में मिलेगी, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलेगी। क्यों मिलेगी, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है यूपी की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जगह हो रिसोर्सेज कितने होंगे, लिमिटेड होंगे। बात समझ पा रहे हो, रिसोर्सेज कितने होंगे, लिमिटेड होंगे। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन एक्सीड कर गई, ठीक है, तो कुछ लोगों को वहां से माइग्रेट करना उनके लिए जरूरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो लोग माइग्रेट इसलिए करते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में टॉप लेवल के आईआईटीज हैं, ठीक है, एम्स कॉलेजेस हैं। अब आईआईटी पास करने वाला जो बच्चा है, 4 साल ग्रेजुएशन यहां कर रहा है, बीटेक उसने यहां किया, आईआईटी पास किया, और फिर उसके बाद में नौकरी करने के लिए वो कहां चला जाता है, अब्रॉड। स्किल डेवलपमेंट कहां हुआ, इंडिया में, ठीक है, और वो अपनी सर्विसेज कहां दे रहा है, अब्रॉड में। तो भारत के लिए क्या वो फायदेमंद है, नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रोजगार के अवसर कम है। क्यों कम है रोजगार के अवसर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, टॉप कंपनीज तो हैं अपने यहाँ। अगर देखा जाए कि कोई भी रिच पर्सन की लिस्ट अगर जारी होती है, या बिजनेसमैन की लिस्ट जारी होती है, तो इंडिया के 1-2 बिजनेसमैन के नाम तो उसमें होते ही होते हैं। ठीक है, और इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में है, इतनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, सो व्हाई कैन वी से दैट कि हाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, चीजें कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जैसे पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उसमें से कुछ ही सिलेक्ट हो रहे हैं ना पॉपुलेशन में। सपोज दैट मान लो कि 50,000 लोगों ने आईआईटी का एग्जाम दिया, 50 में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, तो कुछ लोग गए, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन किया, कुछ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी 4 साल में, कुछ रिटायर भी तो होंगे, कुछ लोग भाई एक्सपायर भी करेंगे, वो पॉपुलेशन उतनी रिड्यूस भी तो होगी वहां पे, तो उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए फिर कौन जाएगा। तो मेन क्वेश्चन ये है कि लोग इंडिया में रुकना क्यों नहीं चाहते। अपॉर्चुनिटीज यहां भी हैं, यहां भी आप चाहो, अगर देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया कि एक समय ऐसा था कि आप 10 रुपए का टॉपअप रिचार्ज करते थे, 7 रुपए आपको टॉक टाइम मिलता था। ठीक है, और आज के टाइम पे इतना अच्छा रिवोल्यूशन आ गया कि आपको हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी इजीली मिल सकती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप अच्छा कर रहे हो और ग्रोथ भी कर रही है इंडस्ट्री। ठीक है, सोचो कि ट्विटर जो पहले था उसके सीईओ कौन थे, पराग अग्रवाल थे, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वो भी इंडियन है। तो वर्ल्ड की जो टॉप लेवल एजेंसीज है वहां पे तो इंडियंस ही बैठे हुए हैं एज ए सीईओ। पढ़ तो हाँ, ये भी हो सकता है, सही पॉइंट है। और इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक हायरार्की की प्रॉब्लम है। ठीक है, हेरिडेटरी चीजें हैं बहुत ज्यादा। हेरिडेटरी इन द सेंस ये है कि यहां पे सब हमेशा से एक चलन चलता चला है कि राजा का बेटा ही राजा। अब उसके अंदर एलिजिबिलिटी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आई एम अ सुपीरियर पर्सन, आई एम इनफ एलिजिबल, ठीक है, मैं बहुत
योग्य हूं, मुझे अच्छा नॉलेज है, चीजें हैं, बट इन स्पाइट ऑफ इट, इतनी नॉलेज और एलिजिबिलिटी के बाद भी अगर मुझे उस कॉर्पोरेट फर्म में या उस फर्म में वो रिस्पेक्ट या वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं अपनी सर्विसेज वहां कंटिन्यू रखना पसंद करूंगा? नहीं करूंगा। अगर सुंदर पिचाई इंडिया में होते तो क्या वो सुंदर पिचाई होते? नहीं पता होता किसी को। ठीक, तो इट मींस कि अगर कोई भी फर्म है, सपोज दैट मैंने एक बहुत बड़ी फर्म खड़ी कर ली और मेरे अंदर ये होगा कि मेरे बाद मेरा बेटा ही बनेगा, भले कितना भी आप उस कंपनी में उसके नीचे रहोगे, आपको सुपीरियर पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी के सीईओ नहीं बनोगे। ठीक है, तो चेयरपर्सन या उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप नहीं बन सकते। सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज के ठीक, तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एंड ऑल सारी। ठीक है, खैर, तो इन सर्च ऑफ फूड जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? चलो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, और किस चीज के लिए जा सकते थे? पानी के लिए, सर्च ऑफ वाटर, सर्च ऑफ। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान है, मानव है, मानव प्राणी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि जंगलों में रह रहे हैं और बरसात नहीं, चीजें नहीं, तो वहां पे पानी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब सरवाइव के लिए क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक, पानी की तलाश में कि कुछ नदियां हैं या कुछ झीलें हैं जिनमें हमेशा पानी बना रहता है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बीइंग को सस्टेन करने के लिए कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में लोगों ने, ठीक है, रहना कहां पसंद किया? नदियों के किनारे रहना पसंद किया। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे फ्लरिश हुई। ठीक है, इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे फ्लरिश हुई। अपना लखनऊ, उसके बीच से भी एक नदी गुजर रही है, कौन सी है? गोमती रिवर है। इलाहाबाद में भी नदियां हैं। तो जितने बड़े शहर आप देखोगे उन शहरों में नदियों का एग्जिस्टेंस। लंदन की नदी कौन सी है? थेम्स। लंदन में कौन सी रिवर? थेम्स चल है। ठीक है, नील रिवर है। ठीक, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, तो शहर जो है उन्हीं के किनारे फ्लरिश हुए क्योंकि वाटर की का यूजेस जो है वो अच्छे लेवल पे, लार्ज स्केल पे किया जाता है। ठीक है, फॉर दी सर्वाइवल। तो वाटर के सर्च में भी, यानी कि पानी की तलाश में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, और किस चीज के लिए करते होंगे? सीजन पर फेवरेबल वेदर कंडीशंस। ठीक है, अगर सीजन चेंज हो रहा है, ठीक, तो उस लिए कई माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं। नाम सुना है? प्रवासी प्रजातियां होती हैं कुछ। तो प्रवासी प्रजातियां क्या होती हैं कि अगर सीजन चेंज होने लगा तो वो इस सीजन को छोड़कर उस सीजन में वापस चले जाते जहां पर उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होती। ठीक है, तो अभी जैसे मान के चलो कि आप एक ऐसे क्लाइमेटिक जोन में रह रहे हो जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। ठीक है, और एकदम से वहां पर गर्मी पड़नी शुरू हो जाए तो आप वहां सस्टेन कर पाओगे? तो आप उस फेवरेबल वेदर कंडीशन की तरफ जाना पसंद करोगे जहां पर आप खुद को क्या कर सको? इजिली सस्टेन कर सको। ठीक है, तो फेवरेबल वेदर कंडीशंस के वजह से, ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, और क्या हो सकता है? जानवरों का शिकार करने के लिए। ठीक है, हंटिंग द एनिमल्स। अब जानवर क्या होता था कि जैसे मान लो, ठीक है, कि कुछ लोग जो हैं, कुछ स्पीशीज जो हैं जानवरों की, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। ठीक है, और यहां पर मानव को लगा, ह्यूमन बीइंग को पता जाए, ठीक है, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो यहां पर रह रहे हैं। अब एनिमल्स में भी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि घास खाते हैं। तो अब इस एरिया में क्या हुआ कि इस एरिया में ग्रासलैंड है, घास है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? घास खत्म हो जाएगी। तो अब अगर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो जानवर भी मूव करेंगे। तो जानवर जब इस जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे तो उनको, ठीक है, ढूंढने के लिए, उनका शिकार करने के लिए इंसान उसके क्या करेगा? पीछे पीछे
जाएगा। ठीक है, तो शिकार के लिए भी, हंटिंग के लिए भी बेसिकली जो मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, मूव करता। सो देयर आर जो है मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है, अर्ली ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अर्लीस्ट पीपल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर के लिए करते थे। ठीक है, कि कहीं डिजास्टर आ गया, कोई शेल्टर खत्म हो गया, तो अब उनको रहने के लिए कोई आश्रय चाहिए, स्थल चाहिए, तो उसके लिए भी करते थे। ठीक है, तो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, शिकार के लिए करना, शेल्टर के लिए करना, फेवरेबल वेदर कंडीशंस के लिए करना, वाटर के लिए करना। क्लियर है ना इतनी चीजें? तो इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ठीक, इसमें हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लोग कहां रहते थे, लोग कहां रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहते थे। देखो, पीपल हैव लिव्ड, पीपल हैड, people had lived along the banks of river, along the banks of river, mountains, along the banks of rivers, comma mountains, comma plains, plains for several 100,000 years, several 100,000 years, कई लाख वर्ष पूर्व लोग, कई लाख वर्ष पूर्व लोग नदी के किनारे, नदी के किनारे, कौमा पहाड़ों पर, नदी के किनारे, कौमा पहाड़ों पर, कौमा मैदानों इत्यादि में, मैदानों इत्यादि में निवास करते थे, निवास करते थे। देखो, अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, पॉइंट में लिखना, ठीक है, जो भी चीजें लिखते जाना पॉइंट्स में लिखते जाना। देखो, अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो, अर्लीस्ट पीपल, अर्लीस्ट पीपल वर लिव्ड इन, अर्लीस्ट पीपल वर लिव्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले आरंभिक मानव रहा करते थे, आरंभिक मानव रहा करते थे, जिन्हें, जिन्हें, जिन्हें दे नोन एज, दे नोन एज हंटर एंड गैदरर्स, दे नोन एज हंटर एंड गैदरर्स, जिन्हें संग्राहक और आखेटक के नाम से जाना जाता है, जिन्हें संग्राहक और आखेटक के नाम से जाना जाता है, दे नोन एज हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, इसे लिखो कि द नेम कम्स फ्रॉम, द नेम कम्स फ्रॉम, कौन सा नेम, हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, इसी में लिखो द नेम कम्स फ्रॉम द वे, द नेम कम्स फ्रॉम द वे in which, the way in which they got their food, they got their, the name comes from the way in which, in which they got their food। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस समुदाय के लोग घुमंतु थे, पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी वर नोमैडिक, पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी वर नोमैडिक, देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस, देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस।
देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस। इस समुदाय के लोग घुमंतु थे जिसके कई कारण थे, जिसके कई कारण थे। पहला है भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा शिकार की तलाश में, हंटिंग एनिमल्स, दूसरा हंटिंग एनिमल्स। तीसरा है उपयुक्त मौसम की तलाश में, उपयुक्त मौसम की तलाश में, इन सर्च ऑफ फेवरेबल वेदर कंडीशंस, इन सर्च ऑफ फेवरेबल वेदर कंडीशंस। पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है, कि आखिर उन्हें हंटर और गैदरर्स क्यों बोला गया, ठीक है, और एक जगह से अगर दूसरी जगह मूव कर रहे थे तो उसके पीछे रीजन क्या थे। ठीक, तो अगर आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पे, और जो कि है आपके सिलेबस का पोर्शन है, ठीक है, आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन का पॉइंट टॉपिक है माइग्रेशन जो है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि माइग्रेशन जो है वो आए दिन बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कौन से कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, आप लोग बता सकते हो। ठीक है, यहां पे माइग्रेशन जैसे कोई बात नहीं, बस ऐसे ही इन जनरल डिस्कशन में। आपने देखा कोविड-19 एक जो है पेंडेमिक आया, तो सोचो अभी तक हमें नहीं पता था कि बाहर, ठीक है, अपना घर छोड़ के लोग बाहर जो रह रहे हैं दूसरे शहरों में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने ज्यादा नंबर्स में लोग रह रहे थे। उस टाइम पे वो डेटा निकल के आया। तो अगर सोचो लोग इतने बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे अपना घर बार छोड़ के सारी चीजें वहां पे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक, और यूपी में क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? अगर मान लो कि आप उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या चीफ मिनिस्टर बना दिए गए यूपी के, और आपसे बोला गया, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए आपको कुछ योजना बनानी है या कुछ स्कीम बनानी है, आप क्या बनाओगे? आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कौन से बेसिस पे यहां सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है या सबसे ज्यादा हो सकता है? क्या हो सकता है? जितनों को भी दे सकते हो। लोन प्रोवाइड करा के, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हो कि आप स्टार्टअप लोगों को लोन दोगे, वो स्टार्टअप करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दोगे, लेकिन उनका स्टार्टअप ना चला तो हमने जॉब क्रिएशन की बात करी कि आपको जॉब्स क्रिएट करनी है, आपको जॉब मतलब देनी है, ना कि ऐसा किसी को बनाना कि वो और किसी को। अब मान के लो स्टार्टअप किसी ने स्टार्ट किया, ठीक है, फ्लॉप हो गया, देन फिर क्या? आपने मुझे दे दिया 10 लाख रुपए दे दिए, मैंने 10 लाख में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, चीजें कर दी, सब कुछ कर दिया, वो फ्लॉप हो गया, नहीं चला तब। और अगर वो स्टार्टअप कर भी रहा है तो आपको ये भी बताना होगा, ठीक है, कि किस फील्ड में करे। जैसे हुनर हाट, नाम सुना? हुनर हाट सुना? नहीं सुना? पेपर पढ़ा करो इसलिए बोलता है। ये सब एग्जीबिशन चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे यूपी महोत्सव लगेगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हैं उनसे रिलेटेड लगेगा, या हुनर हाट जैसे कुछ इस तरीके की चीजें, इनिशिएटिव चलते रहते हैं, सरकार चलाती रहती है, तो इनसे थोड़ा इंटरैक्ट रहा करो, ठीक है। हुनर हाट में क्या है कि लोगों की स्किल्स देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे बोला जाता है हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो मिलता नहीं, केवल बातें होती हैं। तो क्या किया जा सकता है, आप खुद सोचो थोड़ा, कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखो यूपी की, उस बेसिस पे आप देखो कि क्या कर सकते। बहुत सिंपल सा है, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर में आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, तो एग्रीकल्चर में किस चीज को लेके सपोर्ट कर सकते हो? जैसे एग्रीकल्चर तो सभी कर रहे हैं ना, अच्छे इक्विपमेंट देके, यानी कि इक्विपमेंट्स देना, या सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, सीड्स पे सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि आज के समय में लोग खेती को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जॉब क्रिएशन कैसे करोगे फिर आप? लोगों को लगे कि हाँ आज मुझे रोजगार मिल रहा है। एग्रीकल्चर में तो एक साल यानी कि 6-7 महीने के बाद एक मुश्त राशि मिल रही है, आपको अमाउंट मिल रहा है, मंथली इनकम जनरेट कैसे करें आप? फैक्ट्री सेटअप करो, ठीक है, कौन सी फैक्ट्री सेटअप करोगे? एग्जैक्टली सही बात है, गुड। और शुगर की, अब कहीं भी शुगर मिल्स लगे हुए हैं तो वहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, आस्था ने बोला बहुत सही पॉइंट है और वैलिड पॉइंट है, ठीक है। तो आस्था का पॉइंट यह है कि भाई ऐसा है कि हम कुछ फैक्ट्रीज या कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। और किस तरीके की इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग। कैसी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा एरिया गंगेटिक प्लेन है ना, गंगेटिक प्लेन है, फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करना जरूरी है। तो जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा? रोजगार मिलेगा ना लार्ज स्केल पे। तो जहां कहीं भी शुगर मिल है, चीनी बनती है जहां पे, वहां पे देखो उस शुगर मिल में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे एरियाज जहां पर मान के चलो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कर दिया? ब्रेड फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। वहां पे हमने क्या कर दिया कि बिस्किट की फैक्ट्री लगा दी। कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो यानी कि लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा, ठीक है। हमारा इन चीजों को लेकर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बैलेंस रहेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स में हम अच्छा कर सकते हैं। इन चीजों को किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है? लेकिन सरकार का ध्यान इन चीजों पे या सिस्टम का ध्यान इन चीजों पे। तो अगर कभी आपसे सवाल इंटरव्यू में या कहीं भी इस तरीके से पूछा जाता है तो आपका लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए कि भाई ऐसा है कि अगर हमें जॉब क्रिएशन करने और डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च करने यूपी में या कुछ ऐसे एरियाज में जहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल है, उस हिसाब से तो हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या इस तरीके की चीजें वहां पे कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना। कोई भी सरकार हो, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, लेकिन अगर आप लॉजिकल और बैलेंस आंसर दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे दैट कि आप सजेशन दे रहे हो, आप सुझाव दे रहे हो, ना कि किसी की आलोचना या किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हो। बिकॉज इट इज नॉट योर ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्रिटिसिज्म करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। बात आगे समझ में? तो अपनी पर्सनैलिटी में इन चीजों को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो इररेशनल होती हैं, वो रैशनल नहीं होती हैं। तो आपको कौन से बेसिस पे देखना है? रैशनल बेसिस पे। और ये जो चीजें इस तरीके के सवाल है कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। बहुत ज्यादा सोचो कि मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, तो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। जैसे आशा ने बता दिया, मौसम ने, आप लोगों ने बताया, तो नॉर्मल कॉमन सेंस बेस्ड पे तो बताया ना, ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर हैं, ठीक है, वो बाद में फिर इतना पता चलेगा, धीरे धीरे चीजें और आइडियाज डेवलप होंगे। अभी मैंने इतना बोल दिया तो और आइडियाज आ रहे होंगे दिमाग में, ठीक है। कि कहीं पे पोटैटो की फार्मिंग हो रही है, ज्यादा आलू की खेती लोग कर रहे हैं, तो वहां पे हम कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं? ठीक है, टमाटर की पूरी केचप इंडस्ट्री लगा दिया, चिप्स की इंडस्ट्री लगा दी इतना, ठीक है। अब फिर जहां देख रहा आलू की फार्मिंग हो रही, पोटैटो हो रहा, अंकल चिप्स वाले अपनी फैक्ट्री सेटअप कर देंगे। होगा नहीं होगा? ये रोजगार बढ़ेगा। खैर, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे टूल्स यूज्ड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। अब हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, ठीक है। हंटिंग करने के लिए बेसिकली टूल्स किस तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टोन के, पत्थरों के औजार बनाए जा रहे हैं, लकड़ी के औजार बनाए जा रहे हैं और बोन्स के औजार बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन टूल्स का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था फॉर द हंटिंग, ठीक है। तो उसके लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके के औजार बेसिकली बन रहे हैं। तो अगर इस तरीके के औजार बन रहे हैं तो ये कौन सा एज रहा होगा? कौन सा होगा?
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक में तो और लंबे टूल्स बनने लगे ना, लंबे वेपन्स बनने लगे। इस तरीके के वेपन्स तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में बन रहे हैं, जो कि छोटे हैं आकार में। आकार में क्या है? छोटे हैं, ठीक है। तो स्टोन, वुड, बोन्स, इस तरीके के औजार बेसिकली बनाए जा रहे थे, ठीक है। इन स्टोन्स का इस्तेमाल किस में किया जाता था? जैसे ये जो टूल्स हैं, वेपन्स हैं, उनका यूजेस किसमें होता था? कट द मीट एंड बोन, ठीक है। जैसे किसी जानवर को मार दिया, मारने के बाद में फिर उसको काटने पीटने, इन सब चीजों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, अगर फ्रूट तोड़ा, ठीक है, तो फ्रूट को खाने के लिए, उसकी चॉपिंग करने के लिए या उसको छीलने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल होता था। स्क्रैप बार्क्स, ठीक है, जैसे पेड़ों की छाल होती है जो, ठीक है, उसको हटाने के लिए पेड़ पर से, उन सब चीजों के लिए बेसिकली इनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो हंटर्स और गैदरर्स शिकार करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते थे या वेपन्स का यूज करते थे। और वो टूल्स और वेपन्स किसके होते थे? वुड के, बोन्स के और स्टोन्स के। मैक्सिमम टूल्स जो बने हैं वो स्टोन के बनाए गए, और इनका यूजेस किस में होता था? टू कट द मीट एंड बोन्स, ठीक है, मांस को या हड्डियों को काटने के लिए, फलों की चॉपिंग के लिए, रूट्स की चॉपिंग के लिए, या फिर बाग को स्क्रैप करने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसको इतना लिख लो, ठीक। यहां पे हेडिंग डालो बीच में, ठीक है, कि इंग्लिश में ऐसे ही लिख लो, ठीक है। लिखो शिकारियों, लिखो आखेटकों और संग्राहकों द्वारा, आखेटकों और संग्राहकों द्वारा, आखेटकों और संग्राहकों द्वारा प्रयोग किए गए औजार। औजार पहला लिखना, पत्थर के, हड्डियों के, लकड़ियों के, हड्डियों के, तीनों, ठीक है। यहां पे पत्थर के, फिर लकड़ियों के, और फिर हड्डियों के। हो गया? ठीक है, फिर लिखो औजारों का प्रयोग, या यहां पे ये स्टोन्स रहने दो, यहां पे टूल्स लिख लो, ठीक है। देखो औजारों का प्रयोग, ऐसे ही डायग्राम बना के हिंदी में यहां पे लिखेंगे, मांस और हड्डियों को काटने के लिए, इंग्लिश में एज इट इज लिखो, ठीक है। देखो मांस और हड्डियों को काटने के लिए, फलों और जड़ों को काटने के लिए, फलों और जड़ों को काटने के लिए, तीसरा है पेड़ों की छाल उतारने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए। हो गया? तो इस तरीके के टूल्स का बेसिकली इस्तेमाल जो है वो इंसान, मानव के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब हाँ, जैसे कुछ खाल है, हार्ड स्किन है, ठीक है, तो अब उसका क्या किया कि सर्दी लग रही है, ठीक है, तो उस सीजन में उसको अपने ऊपर डाल लिया, तो उससे उनको थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ, तो धीरे धीरे उसको पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उसका भी इस्तेमाल कुछ करते। तो बेसिकली जो चीजें लगती थी कि यूज करने वाली हैं, उन चीजों को अपने पर्सनल यूज के लिए उसका भी यूज करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब बेसिकली पहली चीज तो ये हमने देखी कि हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए, भोजन के लिए चीजें कैसे जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जानवरों को शिकार करना, चीजों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, इन सब चीजों के बेसिस पे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो लोग आखिर रहते कहां थे, ठीक है। अगर इस रह रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी जगह पर रह तो रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज कि लोग रहते कहां थे। तो दो चीजें हैं, पहला है कि लिव्ड नियर टू द सोर्सेज ऑफ वाटर,
तो पहली कौन सी जगह ऐसी है जहां पे लोग पाए जा रहे हैं? जहां पर वाटर रिसोर्सेज हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है, तालाब हैं, तो वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल। या दूसरी जगह कौन सी वो देख रहे पाए जा रहे हैं? जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिलते हो, पत्थर मिलते हो, जिससे वो क्या बना सके? उसके औजार बना सके, ठीक है। तो दो जगहों पर रहना उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा इजी है। पहला कौन सा है? कि जहां पर वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में कौन कौन से? जैसे कि रिवर्स हैं, कौन? नदियां, लेक्स, ठीक है, पॉन्ड्स, ठीक, क्योंकि इन जगहों का पानी बहुत जल्दी सूखता नहीं है, ठीक, ये बहुत जल्दी ड्राई अप नहीं होती हैं। नदियां बहुत जल्दी सूखती हैं, बहुत जल्दी नहीं सूखती हैं, ठीक है। अब आज के समय में चीजें हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से इस तरीके की क्राइसिस देखने को मिलती है। अदरवाइज पहले के टाइम में इतनी जो है इतना डिजास्टर नहीं था, तो नदियां बहुत जल्दी सूखती नहीं थी। तो अब जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वाटर जो है इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसान के लिए सबसे जरूरी है, तो यहां रह रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये हंटर्स हैं और गैदरर्स हैं, तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? टूल्स। क्या जरूरी है? टूल्स जरूरी है। और क्या जरूरी है? वेपन्स। और टूल्स और वेपन्स किससे बनाए जा रहे हैं? स्टोन से। तो वो ऐसी जगह सर्च कर रहे हैं जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल रहे हों, जिससे वो क्या बना सके? टूल्स एंड वेपन्स बना सके, ठीक है। तो रहना ऐसी जगह पे है जहां पानी मिल रहा है, और ऐसी जगह सर्च करनी जहां पे अच्छे पत्थर मिल जाए, ताकि हमें सर्वाइवल के लिए फूड गेन करने में या फूड को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पहला है कि भोजन के लिए हमने देख लिया, और दूसरा क्या है कि लोग रह कहां रहे थे? तो दो जगह पे रह रहे थे, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालो, ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव, लोग कहां रहते थे। हेडिंग है लोग कहां रहते थे, सेंटर हेडिंग रहेगी, और उसमें ऐसे लिखना है, ठीक है। एक तरफ यहां पे लिखो, ठीक है, कि पानी, पानी पानी के संसाधनों के निकट, पानी के संसाधनों के निकट। और दूसरा है, दूसरी तरफ ऐसे स्थान, ऐसे स्थान जहां, ऐसे स्थान जहां अच्छी गुणवत्ता के, ऐसे स्थान जहां अच्छी गुणवत्ता के पत्थर, अच्छी गुणवत्ता के पत्थर मिल सकें, अच्छी गुणवत्ता के पत्थर मिल सके, ठीक है। बात आगे समझ में? तो हंटर गैदरर्स, ठीक है, और सर्वाइवल के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? टूल्स का। स्टोन के टूल्स बनाए जा रहे हैं। रहने के लिए बेसिकली जगह कौन सी है? या तो ऐसी जगह जहां पानी हो, या ऐसी जगह जहां पर अच्छे स्टोन्स की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इंसान ने एक इनोवेशन किया, और वो इनोवेशन किसका था? फायर का, आग का इनोवेशन था, यानी कि आग का आविष्कार हुआ। तो आग का जब आविष्कार हुआ, तो आग के आविष्कार से बेसिकली अब इससे क्या किया जाने लगा होगा? क्या किया जाने लगा होगा? पहले वो जब जानवरों को मार के खाते थे, ठीक है, कच्चा खाते थे, अब बेक करके खाते होंगे, ठीक है। आग का इस्तेमाल हुआ, तो अब उन्होंने जब आग, अब बोला जाता है कि पत्थरों को, बेसिकली सारी चीजें पत्थर पे ही चल रही हैं, अब पत्थरों को उन्होंने घिसा, पत्थर को घिसने से एक चिंगारी निकली, तो उससे उनको लगा कि अरे ये क्या है, तो एक आग निकली। अब उसका इनोवेशन हुआ, जब उसका इनोवेशन हुआ तो इसको अब उन्होंने क्या कहा कि जानवरों को मारते हैं, चलो एक बार बेक करके देखते हैं, तो बेक करके खाना शुरू किया, तो टेस्ट डेवलप हुआ। तो यहां पर एक डेवलपमेंट किसका हो रहा है? टेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब आग का इनोवेशन हुआ तो क्या कर रहे हैं कि अब मीट को बेक करके खा रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो सकता है? आग का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे होंगे? लाइट के लिए,
कि रात के टाइम में अगर कहीं जाना है, ठीक है, तो आग का इस्तेमाल जो है वो लाइट के लिए भी किया जाता होगा, ठीक है। और क्या इस्तेमाल आग का किस चीज के लिए कर सकते हैं? जानवरों को डराने के लिए, कोई भी बहुत जो है डेंजरस एनिमल आ गया, शेर आ गया, अब उसको अगर भगाना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब एक बार आग का इनोवेशन हुआ तो धीरे धीरे उसके मल्टीपल यूजेस क्या होने लगे? निकलने लगे, ठीक है। तो अब यहां पे धीरे धीरे अब इंसान क्या करना शुरू कर रहा है? इनोवेशन करना शुरू कर रहा है। और जैसे जैसे इनोवेशन होते जाएंगे वैसे वैसे फिर वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इनोवेशन जो आग का हुआ तो उसमें इतना ध्यान रखना, ठीक है, कि उसका इस्तेमाल किस में हो रहा था, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट ये आया, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, अ चेंजिंग एनवायरमेंट, की बदलती हुई जलवायु, ठीक है। टर्निंग पॉइंट यहां आया कि जब जलवायु बदलनी शुरू हुई तो हुआ बेसिकली क्या? अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि एनवायरमेंट में चेंज आना शुरू हुआ, यानी कि क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन आ गई। कैसे सिचुएशन? क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि जलवायु बदलने लगी। तो धीरे धीरे जलवायु क्या होती है? बदलती रहती है, उसके पैटर्न में चेंजेस आते रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक पहले, बहुत पहले टाइम होता था कि लोग जो हैं, ठीक है, सर्दियों के टाइम, दिवाली के टाइम पे थोड़ी बहुत सर्दी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, आप जो है जैकेट या स्वेटर वगैरह पहनना स्टार्ट कर देते थे, इतनी सर्दी आपको फील होती थी। लेकिन आज के टाइम उतनी हो रही है, दिसंबर तक में सोचो फैन चलाना होता है आपको, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ये है कि जिस सीजन में जो सीजन होना चाहिए वो सीजन ना होकर के अभी भी वही सीजन चल रहा है जो पहले से चलता चला आ रहा है। तो गर्मियां इतनी लंबी नहीं होती थी जितनी लंबी गर्मियां अब होती हैं, ठीक है। तो 12,000 साल पहले क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज होने से क्या हुआ कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, गर्मी बढ़ी, ठीक। अब जब गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो उससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। अभी यहां पे अच्छा ये बताओ, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इससे ग्रासलैंड तो सूखने चाहिए, डेवलप क्यों हो रहे हैं? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी तो ड्राइनेस आएगी ना, ह्यूमिडिटी कहां बढ़ेगी? जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है? बारिश होगी नहीं होगी? एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है भाई। प्रोसेस क्या कहता है? ज्योग्राफी पढ़ी है नहीं पढ़ी है? क्या कहता है कि जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम, सॉरी, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर, ठीक है, और जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर। ये पढ़ा है, देखा है नहीं देखा है, समझा है ना, ठीक है। तो अब गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, गर्मी क्या होता है? बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उस समय पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है, ठीक। तो गर्मियों के सीजन में जैसे जो सरफेस एरिया है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? ऊपर। तो जब प्रेशर ऊपर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये चीजें सुनी ना। आप बर्तन में पानी बॉईल करो तो पानी जब बॉईल करते हो तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? भाप होती है, भाप ऊपर उठती है, ठीक है। अगर आप प्लेट रख दो तो उस पर जो है मतलब पानी जमता है, तो कहीं ना कहीं वो वाटर को कंडेंस करता है, ठीक है। तो अगर आप फ्रिज में रखो, ठीक है, तब भी वो कहीं ना कहीं क्या इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, ठीक है, वाष्पीकरण होगा। तो इवेपोरेशन होने से ऊपर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या होगा? संघनन से फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का निर्माण होगा। और जब बादलों का ऊपर निर्माण होगा, ठीक है, तो एक टाइम आने के बाद में जब वो मेल्ट होंगे तो क्या होगी?
बारिश होगी, और जब बारिश होगी तब फिर नीचे प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर कम। बात आ रही समझ में? तो बारिश होगी तो बारिश की वजह से फिर क्या होगा कि ग्रासलैंड डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। बात आई समझ में? ठीक है, तो 12,000 ईयर्स पहले क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ, जिससे टेम्परेचर बढ़ा और बारिश वगैरह की वजह से किसका डेवलपमेंट हुआ? ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। और इन ग्रासलैंड के डेवलपमेंट की वजह से कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि हिरन हो गए, ठीक है, बारहसिंगा हो गए, ठीक, और भी कई सारे जानवर जो हैं, ठीक है, वो घास के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाना उन्होंने क्या किया? शुरू किया। ठीक है, अब जो इंसान है वो हंटर, शिकारी है, उसका पूरा जो निर्भरता उसकी है, पूरा जो उसका डिपेंडेंसी है वो जानवरों पे है। तो उनको ढूंढते 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 वो भी क्या आएंगे? उनके पीछे आना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब उनके पीछे आना शुरू कर देंगे तो यहां पर कुछ चीजों को वो एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। कुछ चीजों को क्या एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे? ठीक है, कि जैसे वो इस चीज को देखेंगे कि यहां पर कुछ जानवर ऐसे हैं जिन जानवरों का इस्तेमाल हम, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बारिश है, वेदर कंडीशन सही है, तो कुछ पौधों को उगते हुए देखेंगे। ठीक है, जैसे जो गैदरर्स थे, जो संग्राहक थे, वो जब बीजों को बटोरते थे अपने हाथों से तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ बीज ऐसे थे जिनमें से नए पौधे निकल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इन्हीं बीजों को एक जगह पे बोना शुरू करते हैं और वहां से फिर जब एक टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है, इनमें से जो फूड ग्रेन्स हमको मिलेगा तो वो हमारे आगे के लिए काम आएगा। और जब मान के चलो कि एक एरिया में यहां पर हमने फसल बो दी तो अब उस फसल को ग्रो करने के लिए हमें इंतजार करना होगा। ऐसा तो नहीं फसल बो दी हम चले गए, जानवर नहीं छोड़ेंगे फिर उसको। ठीक, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब यहां पर फार्मिंग डेवलप होनी शुरू हुई, ठीक है, तो उसके बाद लोगों ने उसी जगह पर सेटल होना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, टू प्रोटेक्शन दैट क्रॉप, फसलों को बचाने के लिए। ठीक, तो इन जानवरों के पीछे पीछे आए, कुछ का शिकार किया और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन जगहों पर धीरे धीरे उन्होंने सेटल होना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, जानवरों को पालना शुरू किया और धीरे धीरे एक सेटल्ड लाइफ की तरफ वो क्या हुआ? चले। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, तो इनके पीछे आए, ठीक है, और इस एनवायरनमेंट के चेंज के बाद क्या हुआ कि बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। किसका विकास हुआ? शुरुआत हुई फार्मिंग की और हर्डिंग की, यानी कि किसानी की, खेती की और जानवरों को पालने की। अब खेती की शुरुआत कैसे हुई? खेती की शुरुआत उसी बेसिस पे हुई कि एक जगह पे चीजें बो दी, वहां रुके, ठीक है, और जब तक रुके उनका जो है देखा, मैनेज किया चीजों को कि और क्या क्या चीज होनी चाहिए किस तरीके से। तो जब तक, ठीक है, फसल बोने से लेके वो फसल कटने तक चीजें फाइनल नहीं हुई तब तक वो एक जगह पे रुकना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद भी लोगों को लगा कि कुछ जानवरों को हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उनकी हर्डिंग करनी चाहिए, उनको पालना चाहिए। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ। तो बोला जाता है तो सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल इंसान का था, वो कौन था? डॉग। कौन था? डॉग। तो जानवरों को, अब जानवरों का उनके बीच में एक गैप था क्योंकि हंटर्स थे, शिकारी हैं, तो जानवर ऑब्वियस सी बात उसको देख के डरेगा। ठीक है, तो जानवरों को उन्होंने पालना कैसे शुरू किया होगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज, जैसे कुत्ते को आपको बुलाना होता है तो आप कुछ ना कुछ लालच देते हो उसको, तो कोई ना कोई ऐसी चीज बाहर रख देना, कर देना, तो उसके बाद उसको अपने पास रखना। तो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय, भेड़, सुअर, ठीक है, इनका डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर उनसे भी उनको फूड आइटम्स मिलने शुरू हुए। जैसे गाय है तो गाय से फूड आइटम मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इन चीजों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो यहां से अब जो है एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ तो किसका डेवलपमेंट हुआ? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। कैटल रियरिंग का प्रोसेस यहीं से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तब फिर क्या आती है? एक न्यू वे ऑफ लाइफ आती है, एक नए जीवन का विकास होता है। और फिर ये नया जीवन कैसा होता है? ये नया जीवन सेटल्ड लाइफ है, यानी कि यहां पे क्या है कि पीपल हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द
प्लांट्स, ठीक है। तो लोग एक जगह पर जो है बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं, किस लिए? जो प्लांट्स उन्होंने बोए हैं, जो फसल उन्होंने बोई है उसकी देखभाल करने के लिए। तो उसकी सिंचाई करना, खरपतवार जो भी है पूरा उसको खत्म करना, ठीक है, वीडिंग करना, ठीक है। और जब तक कि वो पककर पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती तब तक उसको पूरा तरीके से क्या करना? मेंटेन करना। तो यहां से किसकी शुरुआत होती है? नए जीवन की, नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है, ठीक है। और फिर अब जब फसलें तैयार हो गई, काट लिया, तो उसके बाद क्या होता होगा? उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। आपने मान लो कि अभी कंज्यूम आप करोगे, आपने 100 क्विंटल, ठीक है, बढ़िया सा प्रोडक्शन किया, ठीक। अब उसको आप क्या करोगे? स्टोर करोगे ना। तो फिर यहां पे क्या किया जाएगा? चीजों को स्टोर किया जाएगा। और चीजें स्टोर किस में करी जाती होंगी? पॉट्स में, ठीक है। कुछ बर्तनों में रख के चीजों को स्टोर कर लिया, ठीक है। कहीं कोई गड्ढा खोद के, ठीक है, एक होल करके वहां पे चीजों को स्टोर कर लिया। तो धीरे धीरे चीजों को स्टोर करना क्या हुआ? शुरू हुआ। तो स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक, यहां से स्टार्ट होता है। और फिर अगर आप देखोगे तो यहां पर लोगों की क्या होगी? एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई। अब लोग कहां रहना शुरू कर दिए हैं? गांवों में रहना शुरू कर दिए, ठीक है। और यहां पर एक एग्जांपल मिलता है हमको, किसका? बुर्ज होम का, कश्मीर में। जहां पे किसका एग्जांपल है? पिट हाउसेस का। इसको हिंदी में बोलते हैं गर्तावास। क्या बोलते हैं? गर्तावास। तो बेसिकली बुर्ज होम में कश्मीर में क्या था? पिट हाउस बनाए जाते थे ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सर्दियों में। सब लिखा देंगे, परेशान हो तो, ठीक है। सर्दियों में क्या बनाए जाते थे? विंटर, ये पिट हाउस बनाए जाते थे, यानी कि होल घर के नीचे बनाया जाता था। सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए नीचे चले जाते थे और फिर सीढ़ियों के थ्रू फिर ऊपर आते थे। तो कश्मीर में आज भी मतलब बहुत से ऐसे पिट हाउसेस आपको बहुत से घरों में मिलेंगे, ठीक है। नियोलिथिक टूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो नियोलिथिक टूल्स कैसे बनेंगे? सोफिस्टिकेटेड टूल्स होंगे, उनमें बड़े बड़े हैंडल्स लगे होंगे, पकड़ने में उनको आसानी होगी, धारदार होंगे, काफी शार्प होंगे, ठीक है। एंड अर्दन पॉट्स, यानी कि कुकिंग स्टोरेज होगा, क्लोथ्स, वेविंग कॉटन, इन सब चीजों का इनोवेशन और प्रोडक्शन होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, ठीक है, इंसान मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। तो हंटर्स और गैदरर्स से लेकर के एक सेटल्ड लाइफ तक, ठीक है, चीजें जो हैं वो इस चैप्टर में हैं। इतना रखना सफिशिएंट है। इससे कभी सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको रहेगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि हंटर्स और गैदरर्स से लेकर के एक सेटल्ड लाइफ तक चीजें कैसे मेंटेन हुई। क्लियर है इतना? ठीक है। हेडिंग डाल लो, अ चेंजिंग एनवायरमेंट, बदलती हुई जलवायु। अ चेंजिंग एनवायरमेंट, बदलती हुई जलवायु। देखो, अराउंड 12,000 years ago, around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. There were major changes in the climate of the world. लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. With a shift to relatively warm conditions. जिसके फलस्वरूप तापमान बढ़ा। With a shift to relatively warm conditions. अतः घास के मैदान विकसित होने प्रारंभ हुए। Hence grasslands began to develop. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। खेती और पशुपालन की शुरुआत।
हेडिंग है खेती और पशुपालन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। देखो लगभग 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले गेहूं, कौमा जौ, गेहूं कौमा जौ और धान जैसे अनाज, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने प्रारंभ हुए, प्राकृतिक रूप से उगने प्रारंभ हुए। हेडिंग डाल लिया इंग्लिश में ना। देखो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो several grains like wheat, barley and rice grew naturally। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में ही। देखो इसी समय मनुष्य ने अनाज उत्पादन की पद्धति का अनुभव किया। इसी समय मनुष्य ने अनाज उत्पादन की पद्धति का अनुभव किया। अराउंड दिस पीरियड people experienced the pattern of crop production, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का विकास हुआ। Accordingly the agriculture developed। और मनुष्य कृषक बन गया। and people became farmer। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखो। देखो जंगली जानवरों के आक्रमण से अपनी सुरक्षा, तथा खाद्य सामग्री के उद्देश्य से मनुष्य ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। देखो people started domestication of animals for the protection from wild animals and gaining food। इस तरह वह धीरे धीरे पशुपालक बन गया। This is how people became herders, HERDERS। This is how people became herders। ठीक है, अब फार्मिंग कैसे हुई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पहले क्या बता रहा है कि फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, कि कुछ फसलें ऐसी थी जैसे कि वीट है, बार्ले है या पैडी है, धान है। ठीक है, तो इनका ग्रोथ इनकी कैसे हुई, इनके नेचुरल ग्रोथ हुई।
ठीक है। तो ये कैसे पैदा होने शुरू हुए, इनका प्रोडक्शन कैसे होना शुरू हुआ, नेचुरल बेसिस पे, प्राकृतिक बेसिस पे, ठीक है। तो अब इंसान को लगने लगा कि प्राकृतिक बेसिस पे इनका जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम भी इनका प्रोडक्शन करना शुरू करें। तो एकदम से तो आया नहीं। गेहूं, जौ, धान जैसी फसलें जो हैं वो पहले नेचुरल लेवल पे ग्रो करी होंगी ना, आफ्टर चेंजिंग द एनवायरमेंट, जलवायु परिवर्तन के बाद, ठीक है। तो यहां पर जब नेचुरल बेसिस पे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर इंसान ने क्या किया कि धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन करना शुरू किया और फिर वो क्या बन गया, फार्मर, ठीक है। और इधर क्या हुआ कि जानवरों से, ठीक है, कि जंगली जानवरों से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जानवरों से फूड गेन करने के लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो जिससे वो क्या हो गया, हर्डर्स यानी कि पशुपालक बन गए, ठीक है। तो एकदम से कुत्तों को नहीं रखा गया। बोला जाता है डॉग इज अ वेरी लॉयल एनिमल, बहुत वफादार होता है। तो पहले से ये चला आ रहा था कि अगर कुत्ते को आपने रखा, ठीक है, तो वो वाइल्ड एनिमल से आपके क्या करेगा, रक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मुर्गियों को लोगों ने पालना शुरू किया होगा तो अपने कंजप्शन के लिए, फूड के लिए। फिशिंग, ठीक है, मछलियों को पकड़ना, वो भी अपने कंजप्शन के लिए चीजें स्टार्ट करेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग डालो कि घरेलूकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ, घरेलूकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। सो लिखो द प्रोसेस ऑफ grow plants, the process of grow plants and domestication of animals, domestication of animals is called process of domestication, process of domestication। ठीक है। बाकी चीजें उसमें देख लेना, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट था वो चीजें आ गई। तो यहां पे फार्मिंग और जो जो कैटल रेयरिंग इंसान था, चीजें होगी। अब एक नई लाइफ जो है वो आती है, ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक, तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ में क्या होगा कि लोगों ने क्या किया, अपनी एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी। और सेटल्ड लाइफ का एक एग्जांपल इंडिया में जो मिलता है तो वो किसका मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसे बोला जाता है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। तो भारत में जो पहला नगरीकरण देखा गया, जो पहला अर्बनाइजेशन कल्चर देखा गया, वो कहां देखा गया, हड़प्पा में, ठीक है। कहां देखा गया, हड़प्पा में, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको जो है एक नई, अगर देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। एक तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है और एक इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला गया या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला गया, कुछ और नाम भी दे सकते थे। उसमें बहुत सारे शहर थे, हड़प्पा भी एक शहर था, मोहनजोदड़ो एक शहर था, चन्हुदड़ो शहर था, लोथल था, ठीक है, बहुत सारे शहर थे। तो वाई डिड वी चूज, ठीक है, हड़प्पा, हमने हड़प्पा नाम ही क्यों चूज किया, वो ही क्यों सिलेक्ट किया। तीसरा चैप्टर यही है ना।
क्यों चूज किया गया नाम? एनी आइडिया? नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी रिवर के साइड थी? इंडस रिवर के साइड थी। ठीक है, तो यानी कि सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, जो कि काफी डेवलप्ड फेज में थी। और चूंकि वो सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे थी, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, तो इसी वजह से उसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोला गया। ठीक है, अगर एक टाइम पे कोई डिजास्टर आ जाए और लखनऊ दब जाए, तो कई सालों बाद जब इसकी एक्सकेवेशन होगी, खुदाई होगी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आएगा, तो वो इसको हो सकता है कौन सा नाम दे? गोमती सिविलाइजेशन। क्योंकि ये सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसी शहर की खुदाई की गई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी, वहां पे खुदाई करी गई, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन जो है वो हमारे सामने निकल कर आई, और हमने पाया कि भारत में नगरीय सभ्यता के या अर्बन सिविलाइजेशन के जो पहले प्रमाण मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ में इसको हड़प्पा कल्चर भी बोला जाता है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो संस्कृति क्यों कहा जाता है? संस्कृति क्या है? व्हाट इज कल्चर? सही, यही संस्कृति है भाई। हमारा कल्चर क्या है? हम कहां रह रहे हैं, हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो अवर अटायर इज अवर कल्चर। हमारा जो परिधान है वो हमारी संस्कृति है। ठीक है, हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि हम धोती कुर्ता पहने। ठीक है, हमारी इस्लामिक संस्कृति कहती है कि हम टोपी पहने, कुर्ता पजामा पहने। ठीक है, सिखिज्म की संस्कृति कुछ और कहती है। साउथ इंडिया आप चले जाओ तो वहां पे लुंगी। तो अलग अलग लोगों का कल्चर है कि अलग अलग चीजों को परफॉर्म करना या उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, हमारा खान पान, ठीक है, तो अलग अलग जोन्स में, अलग अलग रीजन्स में लोगों का कल्चर उनके खान पान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कई सारी चीजें, ठीक, जैसे लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा, तीज, त्योहार, फेस्टिवल, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? संस्कृति का पार्ट है। किसका पार्ट है? संस्कृति का पार्ट है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि शहर था तो शहर में अब इस ऐसे वैसे लोग तो नहीं रह रहे होंगे, सिविलाइज्ड लोग रह रहे थे। और जब सिविलाइजेशन जहां पर होती है वहां पर संस्कृति यानी कि कल्चर एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम में हम सिविलाइज्ड हैं कि नहीं है? सिविलाइज्ड है ना। ठीक है, हम सभ्य लोग कहे जाते हैं। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि कुछ लोग कम्युनल वायलेंस कर देंगे, कोई जरा सी बात होगी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे एंड ऑल, ये सारी चीजें लोगों में रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो सिविलाइज्ड हैं। ठीक, हमें सिखाया जाता है बचपन से बड़ों का सम्मान करना, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। अगर आपको गलत काम करो तो इंसान ही टोकता है कि सभ्यता ही नहीं इस इंसान के अंदर। सभ्यता क्या है? कि बड़ों का सम्मान करना, इट इज अवर सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारे हिंदू कल्चर में, हमारी हिंदू सिविलाइजेशन में बताया जाता है कि भाई कोई सामने आएगा तो हमें नमस्कार करना है। ठीक है, इस्लामिक संस्कृति में बताया जाता है, इस्लामिक कल्चर सिविलाइजेशन में बताया जाता है कि आपको लोगों को दुआ सलाम करनी है। ठीक है, तीज त्योहार है, गले मिलना है। ठीक है, जापान में लोगों का हेलो बोलने का जेस्चर अलग है, अलग अलग कंट्रीज में अलग है। तो ये सारी चीजें क्या है? सिविलाइजेशन, सभ्यता है। ठीक है, तो बेसिकली संस्कृति क्या है? ठीक है, कि
किसी भी तरीके का रहन सहन, खान पान, एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें कल्चर का पार्ट जो है वो मानी जाती है। और सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि जहां पर, ठीक है, कि लोग सभ्यता पूर्वक, आदर पूर्वक एक दूसरे का क्या करें? सम्मान करें। और ये चीजें उस जगह पर एग्जिस्ट थी, उस जगह पर इस तरह चीजों का एग्जिस्टेंस था, पाई जाती, ठीक है। अब अच्छा, यहां पे जब भी कोई शहर सांस्कृतिक रूप में कल्चरल बेसिस पर डेवलप्ड होगा तो उसकी एक उन्नत अवस्था होगी जिसको बोला जाएगा सिविलाइजेशन, ठीक है। और सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे क्या होगा, ठीक है, कि अर्बन प्लानिंग, कोई भी शहर है उस शहर को सिविलाइज्ड शहर तब बोला जाएगा कि उसकी जो अर्बन प्लानिंग हो वो बहुत वेल मैनर्ड तरीके से करी जाए। यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नगर नियोजन, ठीक है। शहरों का नियोजन कैसा हो? बेहतर तरीके से किया जाए, ठीक। जैसे आज के टाइम लखनऊ आप देखते हो तो लखनऊ अच्छा प्लान्ड सिटी है कि नहीं है? प्लान्ड सिटी है, ठीक है। कि अगर आप इधर रास्ते पे जा रहे हो तो आपको अच्छी सड़कें मिली हुई हैं, ठीक है। घर सिस्टमैटिक वे में बने हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइन जा रही है तो इसी लाइन में सबके घर बने, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि आदमी रोड पे चढ़ के बना लेता है, चीजें कर लेता है, वो उसका ईमान धर्म गलत चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सब सिस्टमैटिक वे में चीजें चल रही हैं, ठीक है। नालियां निकलने के लिए, पानी निकलने के लिए नालियां, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, तो डेवलप किया गया ना। तो यानी कि सिविलाइजेशन का एक पार्ट होता है कौन सा? अर्बन प्लानिंग, यानी कि शहरों का जो विकास हो, शहरों का जो निर्माण हो वो प्लान्ड वे में किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। लिखना नहीं, सब लिखा देंगे, ठीक। तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या है? यानी कि समुन्नत जल निकास प्रणाली हो। जब जल निकास प्रणाली होगी तो इट मींस कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये किसको मेंटेन करेगी? सैनिटेशन, स्वच्छता को मेंटेन करेगी, ठीक है। तो अपने लखनऊ में जैसे नालियां बनी हुई हैं, अब वो बात अलग है, सफाई नहीं होती है तो बारिश होती है तो सड़कों तक पानी भर जाता है, तो सड़कें भी नालियों में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। और नालियां हैं लेकिन उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि प्रॉपर अर्बन प्लानिंग हो, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम हो। तीसरी चीज क्या है? यूज ऑफ स्क्रिप्ट। किसका यूज किया जाना चाहिए? स्क्रिप्ट का, यानी कि लिपि का प्रयोग किया जाता हो। लिपि का प्रयोग किस लिए? लिखने के लिए, ठीक। अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो हिसाब किताब किस में करेंगे? लिखित में करेंगे। आप एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं तो एजुकेशन किस बेसिस पे करेंगे? लिखित बेसिस पे करेंगे। तो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्या किया जाना चाहिए? होना चाहिए। इसी वजह से आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन हड़प्पा के बाद जब आर्यों ने भारत पर कब्जा किया तो आर्य संस्कृति या वैदिक काल बोला जाता है, वैदिक सभ्यता नहीं बोली जाती, क्योंकि वैदिक सभ्यता में लिपि का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। वो बाद में डेवलप हुई, ठीक है, लेकिन वैदिक पीरियड में स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं था। वैदिक पीरियड में शहर जो थे वो विकसित अवस्था में नहीं थे, क्योंकि कबीलाई समाज था, कैंप्स में रहते थे, नोमैडिक थे। ड्रेनेज, जब शहर ही नहीं है तो ड्रेनेज सिस्टम का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। तो जैसे आप पूछोगे, जैसे वैदिक पीरियड में हम सभ्यता नहीं बोलते, वेदों की रचना उसी काल में हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जब स्क्रिप्ट नहीं थी तो वेद कैसे लिखे गए? क्वेश्चन है कि नहीं है? तो बेसिकली जब ऋग वैदिक पीरियड था तो वहां पर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं था, वेदों की रचना हुई और वेदों को ओरल ट्रांसमिशन किया जाता था।
जैसे यहाँ पर चेला बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु शिष्य परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है। गुरु क्या करेगा कि श्लोक और मंत्रों को अपने शिष्यों को याद करवाएंगे। ओरल ट्रांसमिशन होगा, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है। और ओरल ट्रांसमिशन में क्या होगा कि आपको श्लोक और मंत्र याद कराए जाएंगे, कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट लिया जाएगा। एग्जाम में जो भी शिष्य या जो स्टूडेंट सारे श्लोक और मंत्रों को अच्छे से डिलीवर कर देगा, बेहतर तरीके से सुना देगा, फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, गुरु की जगह पे रख दिया जाएगा, यानी कि आपकी जॉब पक्की। तो गुरु, जैसे एक गुरु हुए, उन्होंने वेदों मतलब श्लोकों की मंत्रों की रचना करी, और रचना करने के बाद में फिर उन्होंने लोगों को उपदेश देने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने 4 श्रेष्ठ सत्य अष्टांगिक मार्ग दिया, तो उनको कहीं से मिला थोड़े, उन्होंने खुद से इनोवेशन किया, देन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिए, और वही उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे चलते चलेंगे। बात आई समझ में? तो ओरल ट्रांसमिशन चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो एक सिविलाइजेशन में होनी चाहिए, वो वैदिक कल्चर में, कल्चर बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वहां पर रहन सहन, खान पान, शिक्षा, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सिविलाइजेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यूज ऑफ स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्क्रिप्ट का प्रयोग हो। जैसे आज के टाइम में हम सिविलाइज्ड हैं, हम स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। हमारी स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। हिंदी की स्क्रिप्ट कौन है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट है। अशोक के टाइम पे ब्राह्मी, खरोष्टी स्क्रिप्ट, इस तरीके का प्रयोग किया जाता था। क्लियर है ना? तो यूज ऑफ स्क्रिप्ट है। चौथी चीज क्या है? ठीक है, कि यूनिफॉर्मिटी, इन वेट एंड मेजर्स। ठीक है, तो माप और तौल में समरूपता, यूनिफॉर्मिटी। ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो 1 kg का जो वेट होगा तो हम लोगों को उसी मात्रा में वो चीजें देंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी। अब जैसे मैंने ये लिया, ठीक, इसका वेट जो है, आप शॉप पे जाते हो, बोलते हो 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो का एक वेट है, उसी लेवल पे दे रहा है, तो यानी कि उसकी एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। ठीक है, आपको इतनी चीज मिलेगी तो उस माप में मिलेगी, उस मेजरमेंट में मिलेगी, तो उस मेजरमेंट में वो चीजें आपको मिल जाती हैं। तो यहां भी क्या है कि ट्रेड एंड कॉमर्स में वेट एंड मेजर्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। और चीज क्या है? 5वीं चीज जो एक सिविलाइज्ड उसमें होनी चाहिए, वो है साइंटिफिक अपग्रेडेशन। साइंटिफिक अपग्रेडेशन यानी कि वैज्ञानिक दक्षता। और वैज्ञानिक दक्षता जब आएगी तभी आप चीजों को प्लान वे में, इन सब चीजों के बेसिस पर लेकर चल पाओगे। ठीक है, साइंटिफिकली आप बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो, अपडेटेड हो, तभी आप चीजों को अच्छे से डेवलप कर पाओगे। तो एक सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं ये सारे बेसिक फीचर्स का होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। और ये फीचर्स जहां भी आपको मिलेंगे तो वो एक सिविलाइजेशन बोला जाएगा। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, हर एक सिविलाइजेशन है। मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो वहां पर ये सारे मेजर जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है? सभ्यता बोला जाता है। क्लियर है बात? तो संस्कृति और सभ्यता दोनों में अंतर क्लियर है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो ठीक है, तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति स्लैश सभ्यता, स्लैश सभ्यता, हड़प्पा कल्चर स्लैश सिविलाइजेशन। कुछ चीजें जो हैं वो आपके एनसीईआरटी में नहीं हैं और कुछ चीजें एनसीईआरटी में हैं। तो जो नहीं है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। ठीक है, तो वो भी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आगे जब एडवांस में पढ़ना तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत उतनी ना पड़े। क्लियर है? ठीक है,
लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, लिखो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की स्पेलिंग ये है, डी मत लिखना, HARAPPA, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा कल्चर, ठीक है। हेडिंग डालो कल्चर, कल्चर संस्कृति। इसमें संस्कृति शब्द का प्रयोग, संस्कृति हेडिंग डाला, उसमें लिखो संस्कृति शब्द का प्रयोग, संस्कृति शब्द का प्रयोग। द टर्म कल्चर इज यूज्ड फॉर द टर्म कल्चर इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ, द टर्म कल्चर इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ। संस्कृति शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट प्रकार की, एक विशिष्ट प्रकार की शैली, एक विशिष्ट प्रकार की शैली, लिखा द टर्म कल्चर इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which includes, which includes knowledge, knowledge, comma beliefs, knowledge, comma beliefs, comma art, art, comma moral values, moral values, comma customs, customs, etc, etc। लिखो विशिष्ट प्रकार की शैली जैसे, जैसे शिक्षा, शिक्षा, विश्वास, शिक्षा, विश्वास, कला, कला, रीति रिवाज, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य इत्यादि के संदर्भ में किया जाता है, इत्यादि के संदर्भ में किया जाता है। इंग्लिश में क्या लिखा, ATSC, एंड, देखो इसे क्या गया, एंड यूजुअली इट फाउंड टुगेदर, एंड यूजुअली इट फाउंड टुगेदर within a specific, within a specific geographical area, within a specific geographical area and period of time, and period of time, तथा यह सामान्यतः, तथा यह सामान्यतः, सामान्यतः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं, संबद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आगे पॉइंट लिखो, नए से पैरा चेंज करके लिखो संस्कृति को दो भागों में बांटा जा सकता है, संस्कृति को दो भागों में बांटा जा सकता है। कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऐसे बनाना इसके नीचे, एक तरफ लिखना मटेरियलिस्टिक कल्चर, मटेरियलिस्टिक कल्चर, ठीक है। इधर हिंदी में लिखना भौतिक संस्कृति, ठीक है, और इधर नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर। ठीक है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति,
ठीक है। भौतिक संस्कृति में क्या आएगा? टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला दूसरा है, फिर उसी के नीचे आर्किटेक्चर, तीसरा है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है। और चौथा है लेखन शैली, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लेखन शैली, ठीक है। नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में क्या आएगा? रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास, इमोशंस, भावनाएं, इमोशंस, भावनाएं, राष्ट्रवादी विचारधारा, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, ठीक है। और फिर मिथ्यावाद, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, मिथ्यावाद। हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डिवाइड कल्चर इनटू टू पार्ट्स। एक है आपका मटेरियलिस्टिक कल्चर, भौतिक संस्कृति, दूसरा है नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति में क्या आएगा? टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जितने भी टेक्निकल डेवलपमेंट होंगे, तकनीकी विकास होंगे, ठीक है। भारत अगर चंद्रमा पर पहुंच रहा है, मंगल पर पहुंच रहा है, तो इट इज टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है। हम 4G से 5G में शिफ्ट हो रहे हैं, 5G से 6G में जाएंगे, तो इट इज टेक्निकल डेवलपमेंट। और ये कौन सी संस्कृति का पार्ट है? मटीरियलिस्टिक संस्कृति का पार्ट है। तो मटीरियलिस्टिक कल्चर बेसिकली वो कल्चर है जो मटीरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है या मटीरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे बॉटल है, तो ये किसकी बनी है? किसी मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। तो बॉटल का इवोल्यूशन हो रहा है, बॉटल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कौन सी संस्कृति होगी? मटेरियलिस्टिक कल्चर, भौतिकवादी संस्कृति कही जाएगी, ठीक है। वैसे ही आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, ठीक, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, चीजें हो रही हैं। पहले घरों को बनाने का एक आर्किटेक्चर दूसरा होता था, एक फ्रेमवर्क दूसरा होता था। अभी फ्रेमवर्क चेंज होना शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे और फ्रेमवर्क चेंज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन, ये भी मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी मटेरियलिस्टिक कल्चर का पार्ट है। राइटिंग स्किल, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मटेरियलिस्टिक कल्चर, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ी हुई है, वो मटेरियलिस्टिक कल्चर का पार्ट है। नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या है? रिलीजियस बिलीफ, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज से एसोसिएटेड नहीं है, हमारी अपनी भावनाएं हैं, ठीक। तो जो भी त्योहार मना रहे हो, फेस्टिवल्स मना रहे हो, वो मटेरियलिस्टिक है, नॉन मटेरियलिस्टिक है? नॉन अभौतिकवादी है। तो आपकी जो धार्मिक विश्वास है वो नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर है। इमोशंस, आपकी भावनाएं, ठीक है, आप बहुत काइंड नेचर के पर्सन हैं, ठीक है, तो इट इज नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, ये आपकी भावनाएं हैं। आप बहुत रूड पर्सन हैं, ये आपकी इमोशंस हैं, ठीक, तो वो चीजें। नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को बहुत ज्यादा हावी करना खुद पे। माइथोलॉजी, जो मिथ्यावाद है, तो ये सारी चीजें कौन से कल्चर का पार्ट हो जाती हैं? नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का पार्ट हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। एक हेडिंग और लिख लो, इसके बाद लिख लो सभ्यता, सभ्यता, सिविलाइजेशन, 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 ठीक है। इसमें लिखो संस्कृति के
संस्कृति के भौतिक पक्ष की संस्कृति के भौतिक पक्ष की उन्नत अवस्था को संस्कृति के भौतिक पक्ष की उन्नत अवस्था को सभ्यता कहा जाता है। देखो द डेवलप्ड स्टेट ऑफ द मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर द डेवलप्ड स्टेट ऑफ द मटीरियलिस्टिक aspect of culture is called civilization. Materialistic aspect of culture is called civilization. ठीक है, देखो civilization का पार्ट क्या है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनका जो डेवलप्ड स्टेज है या डेवलप्ड स्टेट है वो क्या कहा जाएगा? सिविलाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो सिविलाइजेशन में नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें एग्जिस्ट कम करेंगी लेकिन कम करेंगी, लेकिन मटेरियलिस्टिक स्टेज जो है उसका जो डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? सिविलाइजेशन। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल देखो, जैसे नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। दूसरा नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग, दूसरा पॉइंट है इसी में। पहले अर्बनाइजेशन लिखा, फिर दूसरा पॉइंट है अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन। तीसरा है समुन्नत जल निकास प्रणाली, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। यूज ऑफ स्क्रिप्ट, अगला है यूज ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि का प्रयोग। फिर है यूनिफॉर्मिटी इन वेट एंड मेजर्स, बाट एवं माप में समरूपता। यूनिफॉर्मिटी इन वेट एंड मेजर्स, ठीक है। वैज्ञानिक दक्षता, साइंटिफिक अपग्रेडेशन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? तो बेसिकली संस्कृति और सिविलाइजेशन में फर्क पता चल गया। क्लियर है? हंटर्स और गैदरर्स की लाइफ से लेकर के एक सेटल लाइफ तक की कहानी, वो चीजें क्लियर हैं उसमें पूरी? कोई डाउट नहीं? तो कल से जो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। उसमें ये जानेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली थी कैसे, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें थी, अगर शहर बन रहे थे तो किस तरीके के शहर थे, लोगों का लाइफस्टाइल कैसे था, उनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था, उनकी कल्चरल एक्टिविटी कैसी थी, ठीक है। लोग अगर एक्सपायर कर जाते थे तो उनको जो है दफनाने का चलन था या उनको जलाने का चलन था, ठीक है। ऑल दिस काइंड्स ऑफ जो चीजें हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, और आफ्टर ऑल वो पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हो गई। क्लियर है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2 बुक से कवर करेंगे। एक तो 6th क्लास की आपकी ये बुक हो जाएगी, और दूसरी 12th क्लास की जो बुक आपकी है फर्स्ट पार्ट, आवर पास्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया हुआ है। तो दोनों को क्लब करके चलना है। ये नहीं है कि आपने यहां पे पढ़ा फिर अब 12th वाली पढ़ो तो उसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो। क्लियर है? तो दोनों को क्लब करके चलेंगे, मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर लेंगे। क्लियर है? और प्रेजेंस क्लास में रखो, थोड़ा खुद को मोटिवेट करो और चीजों में लगो, नॉट इवन इन दी हिस्ट्री, ठीक है, इन ऑल दी सब्जेक्ट, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब में, क्योंकि लाइट टेम्परामेंट से काम नहीं चलेगा।